हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि इफ़ेक्ट ऑफ नॉलेज क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और उसको कैसे हम लोग करते हैं, इस पे कितने तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये सब भी मैंने आपको पिछले प्रेजेंटेशन में बताया। इस प्रेजेंटेशन में हम इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट हम इफ़ेक्ट ऑफ नॉलेज पे करने वाले हैं उससे संबंधित हम मेथडोलॉजी क्या है, क्या मेथड अप्लाई करते हैं और उससे आगे रिज़ल्ट और डिस्कशन और इन सब चीज़ों की बात करेंगे। जैसा हम सभी परिचित हैं कि कोई भी रिपोर्ट राइटिंग में हम सबसे पहले समस्या के बारे में बात करते हैं कि हमारी समस्या क्या है। तो इस प्रेजेंट जो एक्सपेरिमेंट है इसकी समस्या ये है कि हम नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का क्या एक इंसेंटिव वैल्यू है, इसको हम प्रयोग के माध्यम से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी समस्या क्या है कि नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का एक्सपेरिमेंट करके एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का इंसेंटिव वैल्यू के बारे में पता करें कि उससे हमको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी बात आती है कि उद्देश्य का। तो जो ये प्रस्तुत जो स्टडी है या अध्ययन है, इसका हमारा उद्देश्य क्या है कि नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का जो आप परिणाम आपका ज्ञान जो होता है नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट, उसका लाइन ड्राइंग, जो लाइन बनाने की जो कार्य है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ही इन्वेस्टिगेशन करने का उद्देश्य लेकर हम इस प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट में चलेंगे। अब समस्या और उद्देश्य के बाद बारी आती है परिकल्पना की। तो जब भी हम कोई अध्ययन करने जाते हैं या एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो उससे पहले हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना जो कि एक पहले से ही निर्धारित उत्तर होती है, आपके समस्या का, आपके उद्देश्य के लिए एक उत्तर निर्धारित करती है, उसको हम परिकल्पना के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस पर और लर्निंग पर परिणाम के ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, जितना कि हमने पहले अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि किस तरीके से उस पर बहुत सारे अध्ययन हुए और ये पाया गया है कि नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट जो है या परिणाम का ज्ञान होने पर हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। तो ये परिकल्पना हम लेकर चलेंगे कि नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का ज्ञान होता है तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होने लगता है। परिकल्पना निर्माण के बाद अब विधि की बारी आती है कि हम क्या विधि लेंगे, यूज़ करेंगे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले विधि में जो बेसिक प्रिलिमिनरीज होती हैं वो होता है कि प्रयोज्य, आपका प्रयोज्य कौन होगा। तो प्रयोज्य जो है, यहाँ पर हम 16 साल के एजुकेटेड मेल या फीमेल को ले सकते हैं, आप अपने आसपास को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अब दूसरी बात आती है जो है वो सामग्री की, कि हम क्या क्या सामग्री उपयोग में ला करके इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मटेरियल्स में हमको पेपर की आवश्यकता होगी, पेंसिल की, स्केल की और स्क्रीन की, जो हम यूजुअली लैब में उपयोग में लाते हैं और जिससे आप सभी लोग परिचित हैं कि वो एक वुडन स्क्रीन होती है जिससे कि हम प्रयोज्य के सामने रख देते हैं, सब्जेक्ट के सामने रख देते हैं और अपने किनारे रहते हैं। तो वो अपना कार्य और हम अपना कार्य आराम से बिना एक दूसरे की जानकारी के कर सकते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के पहले उसकी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये जो अभी हमारा प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट है, इसकी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है वो हम जल्दी से देख लेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हम 2 दशाओं में कराएंगे। पहली दशा को, जिसको हम लोगों ने कंडीशन ए कहा, इसमें हम परिणाम का ज्ञान नहीं देंगे। दूसरी दशा, जिसको हम लोग कंडीशन बी कह रहे हैं, इसमें हम परिणाम का ज्ञान प्रयोज्य को देंगे। किसी भी मानसिक वृत्ति से अपने एक्सपेरिमेंट को दूषित होने से बचाने के लिए हम काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे। काउंटर या बैलेंसिंग या प्रतिसंतुलन जिसको हम कहते हैं, उस टेक्निक का उपयोग करेंगे और जो सीक्वेंस है जो हम प्रेजेंट करेंगे, जिस तरीके से अपने कंडीशन ए और कंडीशन बी को जिस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे करेंगे, उसके सीक्वेंस को हम रखेंगे ए बी बी ए, यानी कि पहले कंडीशन ए जिसमें हम
नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट नहीं देंगे, परिणाम का ज्ञान नहीं देंगे। फिर दूसरा कंडीशन बी में कराएंगे जिसमें हम परिणाम का ज्ञान देंगे। फिर पुनः कंडीशन बी में कराएंगे जिसमें हम परिणाम का ज्ञान देंगे, और फिर जाके कंडीशन ए कराएंगे जिसमें परिणाम का ज्ञान नहीं देंगे। याद रहे कि ये कार्य लाइन ड्रॉ करने का है, यानी कि सब्जेक्ट को लाइन ड्रॉ करना है। सामने दिए गए ड्राइंग से या फिगर से हम इस बात को जान सकते हैं, जैसे कि इसको थोड़ा और एलैबोरेट किया जा सकता है कि जैसे देखिए ए बी बी ए ऐसा लिखा हुआ है। इस काउंटर बैलेंसिंग डिज़ाइन में हम पहले ए कंडीशन में कार्य कराएंगे, फिर बी कंडीशन में कार्य कराएंगे, फिर अगेन बी कंडीशन में कार्य कराएंगे, और फिर ए कंडीशन में। डिज़ाइन तय होने के बाद अब हम प्रक्रिया पर बढ़ते हैं कि क्या प्रक्रिया होगी हमारा ये प्रयोग कराने का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लैब में बुलाएंगे और उसको सुविधापूर्वक आरामपूर्वक बिठाएंगे, उससे एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे, और फिर उससे इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। जब वो राज़ी हो जाता है तो उसे हम उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो या निर्देश हैं उनको दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन देने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हम अपने सब्जेक्ट को दे रहे हैं वो उनके लिए ग्राह्य हो, वो उस चीज़ को समझ पाएँ, और जो हम करवाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश हम अपने प्रयोज्य को दे रहे हैं उसमें क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो। तो पहले कंडीशन, जिसको कि हम कंडीशन ए कहेंगे, यानी कि बिना परिणामों का ज्ञान दिए हुए, उस कंडीशन के लिए हम उनको बोलेंगे कि आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि 4 इंच की होनी चाहिए। जब मैं आपको शुरू करने के लिए स्टार्ट बोलूँगी तब आप स्टार्ट बोलिए, आप स्टार्ट करिएगा। फिर आपको इसके लिए कई अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, कई बार आपको ये कार्य करना है। अगर आपकी लाइन 4 इंच से बड़ी या छोटी होती है तो उसको हम त्रुटि समझेंगे। तो चलिए अब ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। इसी तरीके से कंडीशन बी के लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे। बाकी सब कुछ साथ एक जैसा ही होगा, ऊपर जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम उनको ये बताएंगे कि आपको परिणामों का ज्ञान आपके हर अटेम्प्ट के बाद दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन में हम दोनों ही कंडीशंस में अगर अपना कार्य करवा लेंगे प्रयोज्य से, तो उसके पश्चात हम सधन्यवाद प्रयोगशाला से सब्जेक्ट को सधन्यवाद बाहर भेज देंगे। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करा लेने के पश्चात प्रयोज्य से इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट देने के लिए कहा जाएगा। अब ये इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट में जैसे ही सब्जेक्ट अपना कार्य समाप्त कर लेता है, उसे बोला जाएगा कि आप एक रिपोर्ट दीजिए, जिसको कि इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट को अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित बताने होते हैं कि उन्हें कैसा लगा, कैसे किया, कुछ कठिनाई आई तो क्या हुआ, और किस प्रकार के अनुभव उनको हुए। करते हैं परिणामों की। जैसा कि आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें जिसको हम डेटा कलेक्शन टेबल या प्रदत्त संग्रह तालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए ही मैंने इस टेबल को यूज़ किया है, ये आप लोगों की पुस्तकों में भी मिल जाएगी। तो जैसे मान लीजिए इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए पहले लिखा है कि ट्रायल नंबर्स यानी प्रयास की संख्या। तो एक दशा में जिसको हम कहते हैं WKR, यहाँ मतलब है विदाउट नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट, यानी कि नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट नहीं बताया गया है। तो प्रयास की संख्या कितनी दी गई है, यानी कि 10 दी गई हुई है, और प्रत्येक में लंबाई जो है वो कितनी लंबाई खींच दे रहा है। जैसे मान लीजिए पहले प्रयास में उसने 6.1 लंबी रेखा खींची, और खींचनी कितनी थी, 4 इंच की। तो 4 इंच में उसने 6.1 लिख किया, दूसरे में 5.0, तीसरे में फिर 6.0, इस तरीके से वो करता चला गया है। दूसरे दशा जिसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट की दशा, यानी कि KR, तो उसमें क्या किया है इन्होंने कि पहली दशा में इन्होंने 6.5 किया है। तब आपने तुरंत बता दिया कि देखो 4 इंच की खींचनी थी,
तुमने 6.5 की खींच दी है। फिर दूसरी दशा में 6.0 हो गया, तो आपने बताया कि इस बार तुमने 6.0 की खींची है। तो जैसे जैसे आप नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट देते जाते हैं, आप देखते हैं त्रुटियां जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। बाकी जो दो अन्य कंडीशंस हैं, यानी कि पहले नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट वाली, फिर उसके बाद फिर पुनः नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट नहीं देने की, तो KR और फिर WKR। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत जो KR वाली जो दूसरी दशा है उसमें बहुत जगह पर कंसिस्टेंट है जो प्रयोज्य है, यानी कि 4.0, 4.0, 4.0, कई बार उसने 4.0 की का खींचा है। और दूसरी दशा में फिर अगेन जहाँ पे हम परिणाम का ज्ञान नहीं देते हैं, वहाँ पर सेम उसी प्रकार के पैटर्न दिख रहे हैं जैसा कि पहली अवस्था में दिखाई दिए थे। अलग अलग दोनों ही दशाओं में जो भी लाइन खींची गई है उसका माध्य, उसकी लंबाई का माध्य निकाल लेंगे, जिसको हम मीन कहते हैं। तो मीन निकालने का तरीका ये होता है कि जितना आपने किया है, जो लाइंस जितने इंचेस की खींची है उनका अपॉन जो नंबर ऑफ n है, यानी कि जितने प्रयासों की संख्या आपने दी है उससे भाग देकर हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद से हम इसमें मीन एरर निकालते हैं। तो जो हमारा आ रहा है उत्तर इससे मीन निकालने के बाद, उससे हम मीन एरर निकालते हैं, यानी कि हमें 4 इंच की रेखा खींचनी थी और हमारा मीन एरर जितना आ रहा है उसमें से हम माइनस करते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी औसत त्रुटि मतलब माध्य जो त्रुटि है वो क्या है। ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी दशा में जो जिसको हम नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट दशा या KR की दशा कहते हैं, जिसमें हमें परिणाम का ज्ञान होता है, उसमें भी हम उसी तरीके से निकाल लेंगे कि इसकी क्या लंबाई, जो रेखाओं की लंबाई है उसका माध्य क्या निकलता है और माध्य त्रुटि क्या होती है। परिणामों को हम एक ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम प्रयासों की संख्या को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे इंचों में लंबाई। तो देखिए कुल 20 प्रयास हैं और ये जो दो आप देख रहे हैं कि इस पे जा रही हैं, उदाहरण के लिए 2 लाइंस बनी हुई हैं। ये 2 लाइंस एक ऐसी है जिसमें हम परिणाम का ज्ञान नहीं देते हैं और दूसरी जो है वो परिणाम के ज्ञान वाली रेखा है। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप देखिए कि पहले प्रयास में जब आपको परिणाम का ज्ञान नहीं था तो 6.5 के करीब दिखा रहा है। 6.5 इनका लाइन ड्रॉ की थी और परिणाम के ज्ञान वाले में 6 या 6.1। परिणाम के सेक्शन में जो भी चित्र, ग्राफ या तालिका दिखाई गई है वो आपके समक्ष इसलिए दिखाई गई है ताकि आप उसको उदाहरण के रूप में लें। आपके अपने प्रयोग में कुछ और भी आ सकता है। तो जो भी परिणाम हमारे आते हैं उसके अनुसार हम अब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। तो डिस्कशन में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो वाई एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं, कि जो भी हमें परिणाम मिल रहे हैं वो क्यों मिले हैं या उसके पीछे क्या वजह है। अगर हमको हमारी इसी से हम ये भी देखते हैं कि हमारी परिकल्पना पुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। यदि हमारी परिकल्पना पुष्ट हो रही है तो वो सपोर्ट करती है कि जो भी कुछ हमने जो प्रीवियस स्टडीज़ हुई हैं इस पर, पुराने अध्ययन हुए हैं इस पर, वो उसके सपोर्ट में होती है। लेकिन यदि आपकी परिकल्पना जो आपने बनाई है वो पुष्ट नहीं हो रही है तो उसे बताने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हमें मिला। तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों ही तरीके के, आंतरिक या बाह्य फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी एक्सपेरिमेंट को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो हमें उन कारणों की तरफ ध्यान देना होगा कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि हमारी परिकल्पना जो हमने बनाई थी, जो हम एक संभावित उत्तर लेकर चले थे अपनी समस्या का, वो उत्तर जो है वो सही नहीं है। तो हम उसके पीछे क्या वजह ढूंढ सकते हैं। ये दिख रही स्लाइड में कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जिनको देखकर, जिन किताबों को देखकर या जिन रेफरेंसेस को देख करके आप इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित और भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।